पिक्चर में डुअल रोल्स तो हम सब ने देखा है, एक एक्टर दो रोल्स, कभी राम तो कभी श्याम। आज देखेंगे हम डुअल रोल रेडिएशन का, कभी वेव तो कभी पार्टिकल। हेलो एवरीवन, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे हैं और आज मैं लेकर आई हूं क्लास 12th फिजिक्स डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर का वन शॉट वीडियो। हमेशा की तरह खत्म करेंगे इस पूरे लेसन को सिर्फ एक वीडियो में, और इस एक वीडियो को देखने के बाद आपके कॉन्सेप्ट्स होंगे क्रिस्टल क्लियर। तो मैं हूं रोशनी फ्रॉम लर्नो हब, द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां पर आप पढ़ सकते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी एब्सोल्युटली फॉर फ्री एट learnohub.com। सो तैयार हैं सभी लोग? लेट्स गेट स्टार्टेड। तो बच्चों, पिछले कुछ लेसन्स में, पिछले कुछ टॉपिक्स में हमने पढ़ाई करी लाइट के बारे में। हमने पढ़ा वेव ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स, हमने पढ़ा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, और हर जगह हमने लाइट यानी कि रेडिएशन को देखा एक वेव के नजरिए से, राइट। हमने कई सारे कॉन्सेप्ट्स और कई सारे प्रिंसिपल्स के बारे में पढ़ा, जैसे कि हमने पढ़ा मैक्सवेल्स थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, हमने पढ़ा हाइगन्स प्रिंसिपल, हमने पढ़ा इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, और ये जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं, ये सारे कॉन्सेप्ट एम्फसाइज करते हैं ऑन द वेव नेचर ऑफ लाइट, है ना। ये सभी कहते हैं कि भाई लाइट क्या है, लाइट एक वेव है, रेडिएशन क्या है, एक वेव है ना। तो भाई अगर ऐसा है तो इसका तो साफ साफ यही मतलब निकलता है कि कोई भी फेनोमेनन जो लाइट एग्जिबिट करता है, जो लाइट के साथ होता है, जो रेडिएशन के साथ होता है, वो सब कुछ हम वेव थ्योरी से एक्सप्लेन कर पाएंगे। करेक्ट, इसका तो यही मतलब है ना कि भाई रेडिएशन अगर वेव ही है तो रेडिएशन के साथ जितनी भी फेनोमेनन हो रही हैं उनको हम वेव थ्योरी से एक्सप्लेन कर ही पाएंगे। लेकिन यहीं पे है कहानी में ट्विस्ट। आज इस लेसन के अंदर हम कुछ ऐसे फिनोमेनन के बारे में बात करेंगे जो लाइट के साथ होती है, जो लाइट एग्जिबिट करती है, लेकिन उन्हें हम वेव थ्योरी ऑफ लाइट से एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं। एंड दैट इज वेयर कम्स इनटू पिक्चर द पार्टिकल थ्योरी ऑफ लाइट। और यहीं पर शुरू हो जाता है रेडिएशन का डबल रोल, कभी पार्टिकल नेचर तो कभी वेव नेचर। तो जिन दिनों डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एक हॉट टॉपिक था, उन्हीं दिनों दूसरी तरफ कुछ ऐसे साइंटिस्ट थे जो कुछ डिस्कवरीज में बिजी थे, राइट। और ऐसी ही एक बहुत ही महत्वपूर्ण डिस्कवरी थी, द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। यस, इलेक्ट्रॉन एक बहुत क्रूशियल रोल यहां पर प्ले करेगा, ठीक है। तो चलो पहले सुनते हैं इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की कहानी, शॉर्ट में सुनेंगे, ठीक है। 1870 के आसपास विलियम क्रुक्स नाम के एक साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया कैथोड रेज। तो ये स्टडी कर रहे थे डिस्चार्ज थ्रू गैसेस, जिसके दौरान उन्होंने नोटिस किया कि एनोड, जो कि पॉजिटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रोड होता है, उसमें कुछ फ्लोरोसेंट ग्लो है, ठीक है। तो उन्होंने फाइंड आउट किया कि कुछ ऐसे रेडिएशंस थे जो कैथोड एमिट कर रहे थे और जो एनोड तक पहुंच रहे थे। तो इसीलिए उन्होंने उनका नाम रख दिया कैथोड रेज, बिकॉज ये रेडिएशंस वेर एमिटेड बाय द कैथोड। उन्होंने ये भी ऑब्जर्व किया कि ये जो रेडिएशंस थे ये लो प्रेशर और इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने पे एमिट हो रहे थे, ठीक है। अब फर्दर कुछ सालों के बाद एक और साइंटिस्ट आई, जे थॉमसन, जिन्होंने कैलकुलेट किया कैथोड रेज का चार्ज बाय मास रेशियो। तो उन्होंने भी एक सिमिलर अरेंजमेंट यूज किया, बट इन्होंने क्या किया कि इन्होंने परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया। तो इस टाइम तक लोगों को ये एग्जैक्टली पता नहीं था कि यार कैथोड रेज किस चीज से बनी हुई है, मतलब कैथोड रेज के अंदर किस तरह के पार्टिकल्स हैं, राइट। बट लोगों ने इतना तो अंदाजा लगा लिया था कि यार कैथोड रेज अगर पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पे आके जमा हो रहा है, इसका मतलब कैथोड रेज के अंदर कोई तो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स है, तभी तो वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। फाइनली जे थॉमसन ने 1897 में कैथोड रे पार्टिकल्स को नामकरण कर दिया और उन्हें कहा इलेक्ट्रॉन्स। तो यस, इसी वजह से जब कोई आपसे पूछता है हु डिस्कवर्ड इलेक्ट्रॉन, तो आप क्या कहते हो? जे थॉमसन, क्योंकि 1897 में थॉमसन जी ने डिस्कवर किया था इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है। कहानी यहाँ खत्म नहीं होती है, इसके बाद भी कई एक्सपेरिमेंट्स हुए, जैसे कि 1913 के आसपास मिलिकन नाम के एक साइंटिस्ट ने एक बहुत ही पॉपुलर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, जिसे कहा जाता है मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट के दौरान मिलिकन एक ऑयल ड्रॉप पे कितना चार्ज है ये कैलकुलेट करना चाह रहे थे, ठीक है। उन्होंने ये फाइंड आउट किया कि एक ऑयल ड्रॉप पे जितना चार्ज है दैट इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ अ फंडामेंटल चार्ज, ठीक है।
इंटीग्रल मल्टीपल समझते हो ना, जैसे मान लो एक फंडामेंटल चार्ज है E, तो ऑयल ड्रॉप पे जो चार्ज है दैट इज n टाइम्स E, वेयर n क्या है, इज एन इंटीजर। ठीक है, मतलब इट इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ अ फंडामेंटल चार्ज। इनफैक्ट बाद में जाके मिलिकन ने बताया कि ये जो फंडामेंटल चार्ज है दिस इज नथिंग बट द चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। तो ये जो सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए गए, चाहे मिलिकन ने परफॉर्म किया या थॉमसन ने परफॉर्म किया, इन सारे एक्सपेरिमेंट्स के कुछ कंक्लूजन निकल कर आए। पहला कंक्लूजन ये था कि इलेक्ट्रॉन जो है ये नेगेटिवली चार्ज्ड फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ मैटर है। नेगेटिवली चार्ज्ड है, साफ साफ प्रूफ हो गया था, क्योंकि ये जो पार्टिकल्स थे ये कहाँ पर आके कलेक्ट हो रहे थे, एनोड पर, विच एक्चुअली मेंट कि ये खुद नेगेटिवली चार्ज होंगे तभी ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ आ रहे थे। दूसरा, इलेक्ट्रॉन इज द एलिमेंटरी चार्ज दैट इज E whose value is 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम। मतलब इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है वो चार्ज एक फिक्स चार्ज होता है, ठीक है, जिसकी ये वैल्यू होती है। एंड थर्डली, इलेक्ट्रिक चार्ज इज क्वांटाइज। बोलने का मतलब है कोई भी चार्ज, किसी भी ऑब्जेक्ट पे जितना भी चार्ज हो वो हमेशा इस फंडामेंटल चार्ज का इंटीग्रल मल्टीपल ही होता है। इनफैक्ट मैथमेटिकली अगर हम बोले क्वांटाइजेशन के बारे में तो Q इज इक्वल टू NE, मतलब E जो चार्ज है दैट इज द चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, इसका इंटीग्रल मल्टीपल n टाइम्स, वेर n इज एन इंटीजर, सो n टाइम्स ऑफ E ही कोई भी चार्ज जो है दैट विल बी n टाइम्स ऑफ E। ठीक है, चाहे वो चार्ज एक ऑयल ड्रॉप पर हो, चाहे वो चार्ज किसी और पार्टिकल पे हो, बट ऑल द चार्जेस दैट एग्जिस्ट दे आर ऑल इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। एंड फाइनली, इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता है इसका एक स्पेसिफिक चार्ज। स्पेसिफिक चार्ज बोले तो चार्ज बाय मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन, E/m, हुज वैल्यू इज 1.76 into 10 to the power 11 कूलम पर kg। तो ये सारे ऑब्जर्वेशंस, ये सारे जो कंक्लूजन है ये हमें कहां से मिले, ये जो सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म हुए थे वहां से मिले। तो बच्चों यहां पर हम डिस्कस करने वाले हैं अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका डिस्कशन शुरू हो रहा है, एंड दैट इज इलेक्ट्रॉन एमिशन। तो अब तो समझ में आ ही गया होगा कि भाई मैम इतनी देर से इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की कहानी क्यों सुना रही थी, है ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एमिशन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसी के ऊपर बेस करके हम बात करेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की, और उसके ऊपर बेस करके हम बात करेंगे डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर की। ठीक है, तो चलो फिलहाल इलेक्ट्रॉन एमिशन पे फोकस करेंगे। नाम हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इलेक्ट्रॉन एमिशन, नाम से क्या पता चल रहा है कि इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहा है, राइट, इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। कहां से? फेनोमेनन ऑफ एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ अ मेटल बाय अप्लाइंग एक्सटर्नल एनर्जी। ठीक है, मतलब मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स का निकलना कैसे? बाय अप्लाइंग एक्सटर्नल एनर्जी। ठीक है, दो बातें हैं यहाँ पे। एक तो मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन निकला, कैसे निकला? एक्सटर्नल एनर्जी दे के। बोलने का मतलब है मेटल के अंदर इलेक्ट्रॉन है, सिचुएशन कैसा है? कुछ ऐसा है, लेट अस से ये पॉजिटिवली चार्ज्ड न्यूक्लियस है, अब इसके बाहर इस तरह के ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं। तो लेट से ये एक इलेक्ट्रॉन है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे घूम ही क्यों रहा है? क्योंकि न्यूक्लियस जो कि पॉजिटिवली चार्ज है उसने इसे पकड़ रखा है, मतलब वो मेटल जो है वो चाहता है कि इलेक्ट्रॉन उसके पास रहे। ठीक है, तो डू यू थिंक इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से निकाल लाना बहुत आसान होगा? बिल्कुल नहीं होगा। इट इज़ लाइक कि आप एक हॉस्टल में रहते हो और उस हॉस्टल का जो वार्डन है वो बहुत स्ट्रिक्ट है, तो वो बच्चों को ऐसे ही बाहर घूमने घामने के लिए जाने नहीं देता है, अलाउ नहीं करता है। ठीक है, तो अब अगर इस हॉस्टल में रहने वाले, ये एक हॉस्टल है जिसमें ये इलेक्ट्रॉन एक बच्चा है, अब इस इलेक्ट्रॉन को अगर उस हॉस्टल से निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? यू विल हैव टू गिव सम बहाना, और वो बहाना भी ऐसा होना चाहिए कि वो वार्डन कन्विंस हो जाए। अब वार्डन को जाके बोलोगे कि भाई मुझे मूवी देखनी है, इसे मुझे मेरे साथ जाने दो, तो क्या वो छोड़ेगा? जब इतना स्ट्रिक्ट वार्डन है, नहीं छोड़ेगा, राइट। तो आपका जो बहाना है वो भी ऐसा होना चाहिए कि वार्डन को लगे कि हाँ भाई ज़रूरी है, चलो जाने देते हैं बच्चों को, है ना। समझ रहे हो बात को? ठीक उसी तरीके से अगर इस इलेक्ट्रॉन को इस मेटल के सरफेस से बाहर आना है तो हमें क्या देना पड़ेगा? बाहर से एक्सटर्नल एनर्जी देनी पड़ेगी। क्योंकि मान लो एक बार के लिए कि भाई बच्चा हल्का सा बाहर निकल भी गया तो क्या होगा? जैसे ही इलेक्ट्रॉन निकला तो मेटल क्या होगा? पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, उसे इलेक्ट्रॉन की तलाश रहेगी, देखेगा आसपास, अच्छा जो इलेक्ट्रॉन निकला था वो तो पास में है, चलो वापस खींच लिया उसे, है ना। तो इसका मतलब ये जो एनर्जी, जो एक्सटर्नल एनर्जी हमें अप्लाई करनी है, ये एक्सटर्नल एनर्जी, ये जो मेटल का और इलेक्ट्रॉन का जो अट्रैक्शन है उससे अधिक होनी चाहिए,
राइट। मेटल जितने अट्रैक्शन से इलेक्ट्रॉन को अपने पास रख रहा है उससे ज़्यादा एनर्जी से तुम्हें इलेक्ट्रॉन को बाहर खींचना पड़ेगा, तभी वो इलेक्ट्रॉन एमिट होगा। और इस तरह के एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन एमिशन। क्लियर हो गई कहानी? आई एम श्योर क्लियर हो गई होगी। ओके अब जब हम इलेक्ट्रॉन एमिशन की कहानी सुनते हैं, यहीं पर हम बात करते हैं एक और बहुत इंपॉर्टेंट टर्म की, विच इज़ वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन क्या होता है? इट इज़ द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड। एक एक शब्द पे फोकस करना है ताकि आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आए। मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन टू एस्केप फ्रॉम द मेटल सरफेस। मतलब कहानी वही है, बट अब इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने के लिए जितनी मिनिमम एनर्जी, कम से कम इतनी एनर्जी चाहिए उसे, राइट? तो उस कम से कम एनर्जी को हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं वर्क फंक्शन। ठीक है, ये याद रखना है बच्चों, क्योंकि आगे जाके जब हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की बात करेंगे तो वहां पर मैं अक्सर ही वर्क फंक्शन की बात करूंगी। ठीक है, ओके। इसे डिनोट कैसे करते हैं? इसे हम डिनोट करते हैं फाई नॉट से। ठीक है, इसका यूनिट होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट बोले तो, अगर मैम आप तो कह रहे हो कि ये एनर्जी होती है, वर्क फंक्शन इज मिनिमम एनर्जी, तो एनर्जी की यूनिट तो जूल भी होती है, बिल्कुल होती है। किसने बोला नहीं होती है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट बोले तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, बोले तो कितना हो गया? एक इलेक्ट्रॉन पे जितना चार्ज है, विच इज 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम इंटू 1 वोल्ट। ठीक है, so this is 1.6 into 10 to the power -19 जूल। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्विवेलेंट टू इतना जूल ऑफ एनर्जी। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब ये जो वर्क फंक्शन, जो प्रॉपर्टी होती है, जो कॉन्सेप्ट होता है, ये डिपेंड करता है ऑन द नेचर ऑफ मेटल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, ये मेटल के नेचर पे डिपेंड करता है। क्यों? क्योंकि वर्क फंक्शन क्या है? एक इलेक्ट्रॉन को कितनी मिनिमम एनर्जी चाहिए वहां से निकलने के लिए, है ना? तो इलेक्ट्रॉन कहाँ बैठा है? हॉस्टल में बैठा है। हॉस्टल क्या है? मेटल है। अब डिपेंड करेगा कि भाई बच्चे को हॉस्टल से बाहर निकालने के लिए कितना बहाना देना पड़ेगा या कितना पुश चाहिए। ये डिपेंड करता है कि हॉस्टल कैसा है। अगर बड़ा ही लीनियंट सा हॉस्टल है, वार्डन जो है वो ध्यान ही नहीं देता है कि भाई बच्चे हैं नहीं है, कहाँ गए नहीं गए, तो उस केस में तुम्हें इतने बहाने करने की ज़रूरत ही नहीं है। चुपचाप जाओ, आराम से अपने दोस्त को ले आओ निकाल के। करेक्ट? लेकिन अगर हॉस्टल बहुत स्ट्रिक्ट है, वार्डन बहुत स्ट्रिक्ट है, तो वहां पे उस बच्चे को निकाल लाने के लिए तुम्हें बहुत सारे ड्रामे करने पड़ेंगे। ऐसा करना नहीं है कभी, बट फिजिक्स के इस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए मैं ये स्टोरी बता रही हूँ। ठीक है, तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि भाई इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए होगी, ये डिपेंड करेगा कि ये किस मेटल में है, राइट? तो इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है कि वर्क फंक्शन डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द मेटल। अब इलेक्ट्रॉन एमिशन के कई प्रोसेसेस होते हैं। प्रोसेस तो क्या, बेसिकली कैसे हम एनर्जी दे रहे हैं इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, उसके ऊपर बेस करके हम यहाँ पर 3 तरह के इलेक्ट्रॉन एमिशन की बात करेंगे। जो पहला टाइप है दैट इज थर्मायोनिक एमिशन। वर्ड पे फोकस करो, थर्मायोनिक। थर्म कहाँ से आया है? थर्मो से। थर्मो बोले तो हीट। तो यहाँ पे हम थर्मल एनर्जी का यूज करते हैं टू पुल आउट फ्री इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम मेटल्स। मेटल्स के जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, मेटल्स के बाहर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनको खींचने के लिए हम किस तरह की एनर्जी का यूज करते हैं? थर्मल एनर्जी का यूज करते हैं। इसके एप्लीकेशंस देखे जाते हैं थर्मायोनिक कन्वर्टर में। अब थर्मायोनिक कन्वर्टर का डिटेल में हम नहीं जाएंगे अभी, बस आप ये समझो कि ये तरह के इलेक्ट्रॉन एमिशंस होते हैं। जो दूसरा टाइप है दैट इज फील्ड एमिशन। अगेन वर्ड पे फोकस करो, फील्ड है यहाँ पर, यानी कि हम किसका यूज करते हैं यहाँ पे? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड का यूज करते हैं हम यहाँ पे। इलेक्ट्रॉन को बाहर खींचने के लिए हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड का यूज करते हैं, और इसका एप्लीकेशन देखा जाता है फील्ड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में। तीसरा कैटेगरी है फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। फोटो इलेक्ट्रिक, नाम पे फोकस करो। फोटो वर्ड का मतलब क्या होता है? लाइट। ठीक है, यानी कि यहाँ पे हम क्या करते हैं? लाइट ऑफ सूटेबल फ्रीक्वेंसी इज यूज टू पुल आउट फ्री इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम मेटल। मतलब यहाँ पे हम लाइट डाल के इलेक्ट्रॉन्स निकालते हैं, कुछ वैसा करते हैं। इनफैक्ट ये जो टॉपिक है इसको हम अभी पूरी तरह से बिल्कुल जड़ से समझेंगे, क्योंकि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट समझना है। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या होता है? फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन होता है। इसमें क्या होता है अभी सारी बातें क्लियर होती जाएंगी। ठीक है, तो इसका एप्लीकेशन हमें कहाँ देखने को मिलता है? फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, जैसे कि इमेज सेंसर्स, जैसे कि गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप
टेलीस्कोप, इन सारे जगहों पे हमें फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन देखने को मिलता है। यहाँ डालेंगे हम थोड़ा सा स्पेशल फोकस ऑन फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। क्यों? क्योंकि इस लेसन का जो सबसे सुपर डुपर इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। यस, तो देखो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन जो है ये पहली बार डिस्कवर हुआ था इन 1887 बाय हेनरिच हर्ट्ज। हर्ट्ज जो है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के कई एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म कर रहे थे और इन एक्सपेरिमेंट्स को करने के दौरान उन्होंने ऐसा ऑब्जर्व किया कि जो वोल्टेज स्पार्क प्रोड्यूस होता था वो एनहांस हो जाता था जब भी एमीटर प्लेट पे हम अल्ट्रावायोलेट लाइट इल्यूमिनेट करते थे। बोलने का मतलब ये है कि मेटल के सरफेस पे जब लाइट गिराया जा रहा था तो ऐसा लग रहा था जैसे मेटल के सरफेस में से इलेक्ट्रॉन्स निकल के वो फ्लो कर रहे थे, एंड फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कॉन्स्टिट्यूट करंट, और करंट जहां स्पार्क वहां, राइट। तो बेसिकली हर्ट्ज ने अपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के एक्सपेरिमेंट्स के दौरान बेसिकली ये नोटिस किया कि अगर हम लाइट दे रहे हैं, लाइट को इंसिडेंट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं करंट फ्लो हो रहा है, राइट। तो पहली बार ये फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन का जो कॉन्सेप्ट है ये सामने आया। तो कुछ इसी टाइम के आसपास अराउंड 1886 से 1902 के बीच में हॉलवॉच एंड लेनार्ड नाम के दो साइंटिस्ट्स फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन को काफ़ी डिटेल में इन्वेस्टिगेट कर रहे थे। उन्होंने ऐसा ऑब्जर्व किया कि अगर एक ऐसा सेटअप हो जिसमें एक इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब हो जिसके अंदर एक एमीटर प्लेट हो और एक कलेक्टर प्लेट हो, और एमीटर प्लेट पे अगर अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को गिराए जाए, इंसिडेंट किए जाए अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को, तो उन्होंने नोटिस किया कि उस सर्किट में से करंट फ्लो करता है। ठीक है, तो इन ऑब्जर्वेशंस के ऊपर बेस करके इन्होंने कुछ कुछ बातें कंक्लूड की। तो इनका पहला कंक्लूजन ये था, जो इंसिडेंट लाइट है, जो लाइट हम इंसिडेंट करते हैं, उस इंसिडेंट लाइट में ये कैपेबिलिटी होती है कि वो मेटल सरफेस में से इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल लाए, क्योंकि जब ये इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल आएंगे और फ्लो करेंगे तो इलेक्ट्रॉन के फ्लो से क्या होगा, करंट फ्लो करेगा सर्किट में, है ना। तो पहला कंक्लूजन इनका यही था कि ये जो इंसिडेंट लाइट है इसमें इतनी कैपेबिलिटी थी कि ये मेटल के सरफेस में से इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल लाए। दूसरा इनका कंक्लूजन ये था कि ये जो पूरा जो करंट फ्लो का जो ये ड्रामा था, नॉट ड्रामा, पूरा जो ये करंट फ्लो का जो ये सीन था, ये होता है तभी जब इंसिडेंट लाइट का जो फ्रीक्वेंसी है वो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के वैल्यू से ज़्यादा है। बोलने का मतलब ये कि जो इंसिडेंट लाइट है उसकी फ्रीक्वेंसी अगर बहुत कम हो तो उस केस में हमें ये इफेक्ट देखने को नहीं मिलता है। मतलब उस केस में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मेटल के सरफेस को छोड़ के बाहर नहीं आते हैं। ओनली व्हेन जो फ्रीक्वेंसी है इंसिडेंट लाइट की वो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी से अधिक है तभी इलेक्ट्रॉन्स मेटल के सरफेस से बाहर आते हैं और तभी हमें सर्किट में करंट देखने को मिलता है। तो इस मिनिमम फ्रीक्वेंसी की वैल्यू को नाम दे दिया गया थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तीसरा कंक्लूजन उनका ये भी था कि ये जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है ये डिपेंड करता है नेचर एंड मटेरियल ऑफ द एमीटर प्लेट, क्योंकि ये जो एमीटर प्लेट है जिस मेटल से बना हुआ है, डिपेंड करता है कौन से मेटल से बना है, लिथियम से बना है, सोडियम से बना है, मैग्नीशियम से बना है, किससे बना हुआ है, राइट। क्यों? क्योंकि अलग अलग मेटल के अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होंगे, राइट। तो इसीलिए किस मेटल से इलेक्ट्रॉन को निकालना कितना आसान या मुश्किल है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। करेक्ट, आप समझ रहे हो ना कि किस मेटल से इलेक्ट्रॉन को निकाल पाना कितना आसान है या कितना मुश्किल है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि भाई हमारी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कितनी होनी चाहिए, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल लेट अस से कि एक लड़का है रोहित जो घर से निकलना ही नहीं चाहता है, ठीक है। अब उसको घर से निकालना कितना मुश्किल है वो डिपेंड करेगा, राइट। फॉर एग्जाम्पल हो सकता है कि अगर मैं उसे कहूँ कि भाई अगर तुम घर से बाहर निकलोगे तो मैं तुम्हें एक चॉकलेट दूंगी, ठीक है। अगर उसको घर से निकालना बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है तो वो एक चॉकलेट की बात से मान जाएगा। लेकिन मान लो कि उसको घर से निकालना बहुत ज़्यादा मुश्किल है तो सिर्फ एक चॉकलेट से मानेगा वो? बिल्कुल नहीं मानेगा। उस केस में शायद मुझे बोलना पड़ेगा कि यार तुम्हें एक पिक्चर दिखाने के लिए ले जाऊंगी, या फिर बोलना पड़ेगा कि भाई तुम्हें मैं 10 चॉकलेट्स दूंगी, राइट। तो मतलब बेसिकली इट विल डिपेंड ऑन कि उसे घर से निकालना कितना मुश्किल है, उसके बेसिस पे मैं डिसाइड करूंगी कि भाई उसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, मतलब मिनिमम क्या देने से वो घर से निकल जाएगा, है ना। तो सिचुएशन कुछ ऐसा ही होता है यहाँ पर भी कि अलग अलग मटेरियल में इलेक्ट्रॉन कब निकलेगा वो अलग अलग होता है,
राइट तो ऑब्वियसली उसी के ऊपर डिपेंड करेगा कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, किस फ्रीक्वेंसी के बाद इलेक्ट्रॉन निकलने लग जाएंगे, वो भी अलग अलग नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करेगा। तो बच्चों कुल मिला के ये पूरी कहानी समझ के हमें क्या समझ में आता है, व्हाट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो मतलब लाइट, इलेक्ट्रिक बोले तो इलेक्ट्रॉन को निकालना, और इफेक्ट बोले तो इफेक्ट। सो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम अ मेटल बाय इंसिडेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। बहुत ही सिंपल है। एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मतलब एक मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन का एमिट होना, इलेक्ट्रॉन का निकलना। क्यों निकलना, बाय इंसिडेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। जब उसके ऊपर कौन इंसिडेंट होता है, कौन गिरता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ठीक है, तो इस इफेक्ट को हम कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये जो इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं इन्हें हम कहते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन्स, और इन इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो से जो करंट बनता है उसे हम कहते हैं फोटो करंट। जो मेटल्स ये प्रॉपर्टी एग्जिबिट करते हैं, मतलब जो भी ऐसा मेटल है जिसके ऊपर विजिबल लाइट गिरने से वो इलेक्ट्रॉन्स एमिट करता है, उस तरह के मेटल्स को हम कहते हैं फोटो सेंसिटिव, यानी कि वो लाइट से सेंसिटिव है। उनके ऊपर जैसे ही लाइट गिरा वैसे ही वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स को निकाल देंगे, राइट। तो इसीलिए उस तरह के मेटल्स को हम कहते हैं फोटो सेंसिटिव। अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सपेरिमेंटली समझने के लिए सबसे पहले देखना होगा कि भाई एक्सपेरिमेंटल सेटअप कैसा है ना। तो ये है हमारा एक्सपेरिमेंटल सेटअप। इसके अंदर क्या क्या है, सबसे पहले तो इसके अंदर है एक इवैक्यूएटेड ट्यूब। ये जो ट्यूब दिख रहा है हमें, ये है हमारा इवैक्यूएटेड ट्यूब। ट्यूब के अंदर क्या है, ट्यूब के अंदर दो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। एक तो एक फोटो सेंसिटिव प्लेट है, दूसरा है एक मेटल प्लेट। ठीक है, देखो यहाँ पे सी लिखा हुआ है। सो ये जो प्लेट है ये कैथोड की तरह काम करता है, जहाँ ए लिखा है ये दूसरा प्लेट है जो एनोड की तरह काम करता है। ठीक है, देख रहे हो ये जो कैथोड वाला प्लेट है ये फोटो सेंसिटिव प्लेट है। मैंने पहले भी बताया है, फोटो सेंसिटिव प्लेट मतलब ये ऐसा प्लेट है जो लाइट से सेंसिटिव है। इसके ऊपर अगर लाइट गिरेगी तो इसमें से इलेक्ट्रॉन्स एमिट होगा। ठीक है, तो ये वाला जो प्लेट है, ये वाला प्लेट को हम कहते हैं एमीटर प्लेट। एमीटर प्लेट क्यों कहते हैं, क्योंकि इस पे लाइट गिरने पे ये इलेक्ट्रॉन्स एमिट करता है, और ये इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे जा पहुँचता है, ये जा पहुँचता है दूसरे वाले मेटल प्लेट में जो कि एनोड है। तो इसीलिए ये वाला जो प्लेट है ये इलेक्ट्रॉन्स को कलेक्ट करता है, इसीलिए इसको हम कलेक्टर प्लेट कहते हैं। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, तो इसको बिल्कुल ध्यान रखना है कि ये एमीटर प्लेट है और वो कलेक्टर प्लेट है, और जो एमीटर प्लेट होता है वो फोटो सेंसिटिव प्लेट होता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या चाहिए हमें, मोनोक्रोमैटिक लाइट ऑफ शॉर्ट वेवलेंथ। अब भाई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ रहे हैं तो लाइट फॉल करेगी तो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, तो लाइट तो चाहिए ना। तो ये है हमारा सोर्स ऑफ लाइट, और ये लाइट कौन सी प्लेट पे फॉल करेगा, ऑब्वियसली फोटो सेंसिटिव प्लेट के ऊपर लाइट फॉल करेगा। इसके अलावा वही जो सारे सर्किट्स में होता है, बैटरी, वोल्ट मीटर, एमीटर वगैरह। ठीक है, एंड दैट्स हाउ वी हैव आवर एक्सपेरिमेंटल सेटअप। अब इसमें होता क्या है, ये लाइट एमीटर प्लेट पे फॉल करता है, चूंकि ये फोटो सेंसिटिव प्लेट है तो लाइट की सूटेबल फ्रीक्वेंसी इस पे फॉल करने पे क्या होता है कि इसमें से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं। इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स जब फ्लो करते हैं तो क्या होता है, हमें सर्किट में करंट फ्लो करता हुआ दिखता है, बिकॉज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज करंट, राइट। तो यहाँ पे हमें सर्किट में करंट फ्लो करता हुआ दिखता है। ठीक है, तो अभी हम लोग आगे के सेक्शंस में ये डिस्कस करेंगे कि ये जो करंट इस सर्किट में फ्लो करता है जिसे हम फोटो करंट कहते हैं, राइट। तो ये फोटो करंट कौन सी चीज़ों पे डिपेंड करता है, फोटो करंट लाइट की इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है, या लाइट की फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है, या फिर इन दोनों प्लेट्स के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है उस पर डिपेंड करता है। तो ये सारी चीज़ें हम एक एक करके डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली इस एक्सपेरिमेंट से जो जो चीज़ें कंक्लूड की गई हम एक एक करके पॉइंट बाय पॉइंट एक एक कंक्लूजन को डिस्कस करेंगे। तो हमारा सबसे पहला कंक्लूजन इस एक्सपेरिमेंट से ये कंक्लूजन बताता है, वेरिएशन ऑफ फोटो करंट विथ इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन। मतलब जो इंसिडेंट लाइट थी उसकी इंटेंसिटी के साथ फोटो करंट का क्या रिलेशन है। सबसे पहले तो इस बात को क्लियर कट कर लो कि भाई फोटो करंट का मतलब जो करंट फ्लो कर रहा है, ऑब्वियसली वो करंट किसकी वजह से फ्लो कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो करने की वजह से। तो फोटो करंट क्या हुआ, फोटो करंट इज बेसिकली नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट टाइम, ये है फोटो करंट। ठीक है,
तो हम लोग नोटिस करते हैं कि जब फ्रीक्वेंसी को फिक्स रख दिया गया, जब पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड्स को फिक्स रख दिया गया और सिर्फ इंटेंसिटी को चेंज किया गया, जो लाइट फॉल कर रही थी एमिटर प्लेट पे, उस लाइट की इंटेंसिटी को जैसे जैसे बढ़ाया जा रहा था, तो ऐसा देखा जा रहा था जो फोटो करंट है वो भी बढ़ रहा था। एंड दिस इज हाउ द ग्राफ लुक्स लाइक। देखो एकदम लीनियर ग्राफ है, इंटेंसिटी बढ़ रहा है, फोटो करंट भी बढ़ रहा है। तो इससे हम क्या कह सकते हैं कि फोटो करंट वैरीज लीनियरली विद द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। वेरी 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 इंपॉर्टेंट बच्चों, ये जो एक एक पॉइंट अब हम डिस्कस करेंगे, ये सारे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इनसे आपके एग्जाम्स के क्वेश्चन भी आते हैं। तो फोटो करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। अब डिस्कस करेंगे हम कंक्लूजन नंबर 2, जहां पे हम डिस्कस करेंगे वेरिएशन ऑफ फोटो करंट विथ पोटेंशियल। ठीक है, पोटेंशियल मतलब वी विल टॉक अबाउट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू प्लेट्स। इससे पहले कि हम इस वेरिएशन को देखें, सबसे पहले हम दो टर्म्स को समझ लेते हैं, एक पॉजिटिव पोटेंशियल, दूसरा नेगेटिव पोटेंशियल। ठीक है, अभी अभी मैंने क्या बोला, हमारे पास दो प्लेट्स हैं। ठीक है, लेट अस सपोज ये एक प्लेट है विच इज द एमीटर प्लेट, ये दूसरा प्लेट है विच इज द कलेक्टर प्लेट। बस समझाने के लिए मैं इसको साइड में ड्रॉ कर रही हूँ। ठीक है, तो जब कभी भी मैं बात करती हूं पॉजिटिव पोटेंशियल की, पॉजिटिव पोटेंशियल का मतलब ये होता है कि जो कलेक्टर है, कलेक्टर इज पॉजिटिव विथ रेस्पेक्ट टू एमीटर। ठीक है, मतलब ये जो कलेक्टर है ना, इसका पोटेंशियल ज्यादा है कंपेयर्ड टू एमीटर। ठीक है, ये मतलब होता है पॉजिटिव पोटेंशियल का। ठीक है, अब चूंकि पॉजिटिव पोटेंशियल का मतलब बता दिया है, तो नेगेटिव पोटेंशियल का मतलब आपने गैस ही कर लिया होगा, है ना। तो नेगेटिव पोटेंशियल का मतलब क्या होगा, सिंपल सी बात है, नेगेटिव पोटेंशियल का मतलब होगा कि कलेक्टर जो है दैट इज नेगेटिव विथ रेस्पेक्ट टू द एमिटर। ठीक है, मतलब पॉजिटिव पोटेंशियल जब भी मैं बोलूंगी, इसका मतलब कलेक्टर का जो पोटेंशियल है वो हायर है कंपेयर टू एमिटर। नेगेटिव पोटेंशियल जब भी बोलूंगी, इसका मतलब है कलेक्टर का जो पोटेंशियल है दैट इज लेसर व्हेन कंपेयर टू द एमिटर। ठीक है, याद रहेगा सबको, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। विदाउट दिस आपको पोटेंशियल के साथ इसका वेरिएशन, फोटो करंट का वेरिएशन समझ नहीं आएगा। ठीक है, तो अब देखते हैं प्लॉट को। तो देखो दिस इज हाउ द ग्राफ लुक्स लाइक। तो ग्राफ में अब देखो ये पॉजिटिव पोटेंशियल, रिटार्डिंग पोटेंशियल, रिटार्डिंग पोटेंशियल बोले तो नेगेटिव पोटेंशियल। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है, ग्राफ में क्या दिख रहा है, ग्राफ में दिख रहा है फोटो करंट इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन पॉजिटिव पोटेंशियल टिल द करंट रीचेस अ सैचुरेशन वैल्यू। पहले हम सिर्फ पॉजिटिव पोटेंशियल की बात करेंगे। तो पॉजिटिव पोटेंशियल पे अगर ध्यान से देखो तो देखो स्टार्टिंग में जो है ना ये बढ़ रहा था, थोड़ा 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 थोड़ा, जैसे जैसे पॉजिटिव पोटेंशियल बढ़ रहा था वैसे वैसे करंट बढ़ रहा था, बट उसके बाद जो है ये वैल्यू एक स्टैग्नेंट वैल्यू पे आ पहुंचती है। दिस इज द सैचुरेशन वैल्यू, मतलब इससे ज़्यादा जो है फोटो करंट बढ़ नहीं रही है। तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं सैचुरेशन करंट। ठीक है, सैचुरेशन करंट, इसका मतलब क्या हुआ कि करंट की वैल्यू अब फर्दर नहीं बढ़ेगी, तुम चाहे पॉजिटिव पोटेंशियल जितना मर्जी बढ़ा दो। बट ऐसा क्यों हो रहा था, वो सेटअप याद है, सेटअप को एक बार फिर से रिकॉल करो। सेटअप हमारा कुछ ऐसा था कि एमीटर पे लाइट इंसिडेंट होता था और यहाँ से फिर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एमिट होते थे और ये इलेक्ट्रॉन जो है ये कलेक्टर की तरफ जाते थे, यही होता था, राइट। अब मैंने बोला कि यार अगर इन दोनों के पोटेंशियल को, अगर पॉजिटिव पोटेंशियल को हम बढ़ाते रहेंगे तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स कलेक्टर पे जाते रहेंगे। ओके, ठीक है, ऐसा क्यों होगा, क्योंकि देखो जब हम पॉजिटिव पोटेंशियल की बात कर रहे हैं तो हमारा ये जो कलेक्टर है ये ज़्यादा पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन जो है नेगेटिवली चार्ज है, तो जो ज़्यादा पॉजिटिव है उसकी तरफ खींचा चला जाएगा, तो इधर जाता जाएगा। तो इसी कारण से पॉजिटिव पोटेंशियल में, स्टार्टिंग में पॉजिटिव पोटेंशियल में फोटो करंट बढ़ रहा था। सवाल ये उठता है कि उसके बाद ये रुक क्यों जाता है। वो रुक इसलिए जाता है क्योंकि अब ये जो एमिटर जो प्लेट है ना, इस फोटो सेंसिटिव प्लेट में भी ऐसा तो है नहीं कि भाई इनफाइनाइट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, एक फिक्स्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही ये एमिट कर सकता है, राइट, बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ द प्लेट। तब क्या हुआ कि जितने इसके पास थे, इसके पास जितने पैसे थे वो इसने खर्च कर दिए हैं। अब चाहे आप इसको डंडा दिखाओ, इसको डांटो, मारो, पीटो, इसके पास है ही नहीं तो ये कहाँ से देगा,
तो वही वाली सिचुएशन है, इसने अपने सारे इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी दे दिए हैं, निकल गए हैं। अब भाई आप इसका पोटेंशियल चाहे कितना बढ़ाते रह जाओ, पॉजिटिव पोटेंशियल इसके पास है ही नहीं, तो कहाँ से आएंगे। तो उसी वजह से एक पॉइंट पर जाके जो करंट की वैल्यू है वो सैचुरेट कर जाती है, उसके बाद और फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिट नहीं होते। मतलब बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो रहे हैं बट वो और बढ़ नहीं रहे हैं, राइट। द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड पर यूनिट टाइम वो और बढ़ नहीं रहा है, एंड दैट इज वाई वी रीच द सैचुरेशन वैल्यू। समझ आई बात? ग्रेट। अब बात करेंगे हम नेगेटिव पोटेंशियल की। तो नेगेटिव पोटेंशियल के साथ क्या होता है, फोटो करंट डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन रिटार्डिंग पोटेंशियल टिल इट बिकम्स जीरो। मतलब अब फोकस करो ग्राफ पे, सिर्फ नेगेटिव पोटेंशियल पे फोकस करो। मतलब इस पॉइंट के बाद से क्या हो रहा है, देखो ड्रॉप हो रहा है, ड्रॉप हो रहा है, जैसे जैसे नेगेटिव पोटेंशियल बढ़ रहा है वैसे वैसे ये ड्रॉप हो रहा है, ड्रॉप हो रहा है, फाइनली ये जीरो हो जा रहा है, राइट। सबसे पहले समझेंगे कि ये ड्रॉप क्यों हो रहा है। ड्रॉप इसलिए हो रहा है, जब हम नेगेटिव पोटेंशियल की बात कर रहे हैं, इसका मतलब जो हमारा कलेक्टर प्लेट है ये ज़्यादा नेगेटिव है कंपेयर टू द एमिटर प्लेट, है ना। अब हमारा ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का फंडा क्या था कि यहाँ पे लाइट गिरेगा तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकल के इस तरफ आएंगे। बट भाई देखो ना, ये भी नेगेटिवली चार्ज है और ये भी नेगेटिव है फिलहाल, तो काफ़ी सारे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो रिपल्शन की वजह से वो जाएंगे ही नहीं, राइट। तो बेसिकली आपका जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रीचिंग द कलेक्टर प्लेट पर यूनिट टाइम वो तो घट गया, राइट। तो इस वजह से क्या हो रहा है, आपका फोटो करंट घट रहा है। अब आप पूछोगे कि तो फिर फोटो करंट है ही क्यों, क्योंकि कोई भी इलेक्ट्रॉन को नहीं जाना चाहिए उसकी तरफ, लेकिन कुछ कुछ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ तक पहुँच जाते हैं। इवन दो ये नेगेटिव पोटेंशियल पे है बट स्टिल कुछ कुछ इलेक्ट्रॉन्स, कुछ वैसे इलेक्ट्रॉन्स जिनके पास बहुत ज़्यादा एनर्जी है, वो जो बहुत ही हाई वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक हैं, वैसे कुछ कुछ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ तक पहुँच जाते हैं। इस वजह से हमारे पास थोड़ा बहुत फोटो करंट है, बट जैसे जैसे हम नेगेटिव पोटेंशियल को बढ़ाते चले जाएंगे, इसका मतलब ये जो कलेक्टर प्लेट है इसका नेगेटिविटी और बढ़ रहा है, तो क्या होगा, जितने केपेबल इलेक्ट्रॉन्स थे कि भाई थोड़े बहुत जो पहुंच रहे थे, लेट अस सपोज कि स्टार्टिंग में 100 इलेक्ट्रॉन्स पहुंच पा रहे थे कलेक्टर प्लेट तक, बट हमने इसका नेगेटिव पोटेंशियल और बढ़ा दिया, अब सिर्फ 70 पहुंच पा रहे, हमने नेगेटिव पोटेंशियल और बढ़ा दिया, फिर सिर्फ 40 पहुंच पा रहे, राइट। ऐसे करते करते अगर हम इसका नेगेटिव पोटेंशियल बढ़ाते चले जाएंगे, एक ऐसा पॉइंट आएगा जब एक भी इलेक्ट्रॉन कलेक्टर प्लेट तक नहीं पहुंच पाएगा। जब एक भी इलेक्ट्रॉन कलेक्टर प्लेट तक पहुंच ही नहीं पाएगा तो क्या होगा, फोटो करंट जीरो होगा, राइट। एंड दैट इज द रीजन, जब आप नेगेटिव पोटेंशियल को बढ़ाते चले जाते हो तो पोटेंशियल को आप जब इतना बढ़ा देते हो कि फोटो करंट जीरो हो जाता है, उस पॉइंट पर जो पोटेंशियल की वैल्यू होती है उसे हम कहते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। क्यों? क्योंकि वो पोटेंशियल की वैल्यू ऐसी है कि उसने फोटो करंट को स्टॉप ही कर दिया है, राइट। सो दिस वैल्यू इज कॉल्ड स्टॉपिंग पोटेंशियल। ठीक है, घबराना नहीं है, स्टॉपिंग पोटेंशियल के बारे में अभी हम और ढेर सारी बातें करने वाले हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है, इट इज द मिनिमम नेगेटिव पोटेंशियल V नॉट दैट इज गिवन टू द प्लेट A फॉर विच द फोटो करंट बिकम्स जीरो। मतलब ये वो नेगेटिव पोटेंशियल है, मिनिमम नेगेटिव पोटेंशियल। प्लेट A बोले तो कौन सा प्लेट, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कलेक्टर प्लेट की। तो कलेक्टर प्लेट के जिस नेगेटिव पोटेंशियल पे, कलेक्टर प्लेट का ऐसा नेगेटिव पोटेंशियल जब इलेक्ट्रॉन कलेक्टर प्लेट पे अब पहुंच ही ना पाए, उनका पहुंच पाना बंद हो जाए, तो उस पोटेंशियल को हम कहते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो इसका मतलब है, जैसे कि मैं बता रही थी, उसके पहले तक जब नेगेटिव पोटेंशियल थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा था तो भाई चलो सारे नहीं भी तो कुछ कुछ इलेक्ट्रॉन्स कलेक्टर प्लेट तक पहुंच पा रहे थे, राइट। बट वो कौन से इलेक्ट्रॉन्स थे जो पहुंच पा रहे थे, जो हाईली एनर्जेटिक थे, जिनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा थी, राइट। बट अब हमने क्या किया कि भाई कलेक्टर प्लेट का जो पोटेंशियल था ना, उस पोटेंशियल को हमने बहुत ज़्यादा नेगेटिव कर दिया। तो क्या हो गया, जो मोस्ट एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन था ना वो भी अब हार मान गया। मोस्ट एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन भी बोला कि भाई मैं भी नहीं पहुंच पाऊंगा कलेक्टर प्लेट पे, है ना। तो इसका मतलब यहाँ से हमें एक चीज़ और पता चलती है कि जो मोस्ट एनर्जेटिक फोटो इलेक्ट्रॉन होता है उसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, आप बताओ मुझे। क्योंकि जब आप स्टॉपिंग पोटेंशियल पे जा रहे हो, एग्जैक्टली उसी पॉइंट से वो बोलता है कि भाई अब मैं कलेक्टर प्लेट पे नहीं पहुंच पाऊंगा, यानी कि
स्टॉपिंग पोटेंशियल का जो कॉरेस्पॉन्डिंग काइनेटिक एनर्जी है उसके पास उतनी ही काइनेटिक एनर्जी है, उससे ज़्यादा नहीं है। तो इसीलिए मोस्ट एनर्जेटिक फोटो इलेक्ट्रॉन का मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगा चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन इनटू द पोटेंशियल का वैल्यू। बच्चों इस फॉर्मूले को दिमाग में डाल लो, रटो नहीं, दिमाग में डाल लो, क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत तरह के कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस भी आपको पूछे जाते हैं। ठीक है, बात समझ में आई? तो ये हो गया मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन। ठीक है, स्टॉपिंग पोटेंशियल को कट ऑफ पोटेंशियल भी कहा जाता है। ठीक है, किसी भी एक गिवन फ्रीक्वेंसी के लिए, मतलब जो इंसिडेंट रेडिएशन है उसके एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी। स्टॉपिंग पोटेंशियल को इंटेंसिटी से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, मतलब किस पोटेंशियल पे फोटो करंट जीरो हो जाएगा, राइट? इस कॉन्सेप्ट को, इस बात से कोई मतलब नहीं है कि जो रेडिएशन फॉल किया था एमिटर प्लेट पे उसकी इंटेंसिटी कितनी थी। ठीक है, याद रखना है, ये सारे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका मतलब है जो हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल है और जो हमारा इंटेंसिटी है, इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। ठीक है, ओके। इसके अलावा फिर ये किस पे डिपेंडेंट है? जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है ये किस चीज़ पे डिपेंडेंट है? ये फ्रीक्वेंसी पे डिपेंडेंट है, न्यू फ्रीक्वेंसी यानी कि न्यू पे डिपेंडेंट है। और किस पे डिपेंडेंट है? ये मटेरियल ऑफ द एमीटर प्लेट पे डिपेंडेंट है। नाउ दिस इज वेरी लॉजिकल, राइट? एमीटर प्लेट का जो मटेरियल है उस पे तो ये डिपेंड करेगा ही ना भाई, क्योंकि स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या बताता है कि किस पॉइंट पर फोटो इलेक्ट्रॉन्स अब और कलेक्टर प्लेट तक नहीं आ पाएंगे। तो फोटो इलेक्ट्रॉन्स में कितनी एनर्जी है ये कैसे पता चलेगा? एमीटर प्लेट के नेचर पे, क्योंकि एमीटर प्लेट जिस चीज़ का बना है भाई, मतलब जिस मेटल का बना है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा है, उसमें इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी कैसी है, ये सारी चीज़ों पे डिपेंड करेगा, राइट? तो इसीलिए स्टॉपिंग पोटेंशियल फ्रीक्वेंसी और मटेरियल ऑफ द एमीटर प्लेट पे डिपेंड करेगा। ठीक है, अब इसको ग्राफिकली देखते हैं। तो अगर हम ग्राफिकली नोट करें तो हम क्या देख रहे हैं? दिस इज फोटो करंट वाई एक्सिस पे, और एक्स एक्सिस पे क्या है? पोटेंशियल। हाँ, तो यहाँ पे देखो 3 डिफरेंट ग्राफ्स हैं फॉर 3 डिफरेंट वैल्यूज ऑफ इंटेंसिटीज ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, I1, I2, I3। सो I3 बहुत ज़्यादा है, I1 बहुत कम है। तो 3 अलग अलग इंटेंसिटी के वैल्यू के लिए जो प्लॉट हमें मिला है उसमें खास बात यह है कि तीनों प्लॉट का जो स्टॉपिंग पोटेंशियल, तीनों प्लॉट का जो स्टॉपिंग पोटेंशियल वाला पॉइंट है दैट इज द सेम। तो ये ग्राफ ये क्लियरली प्रूव कर रहा है कि जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन। तो चलो आगे बढ़ते हैं, अब हम कंक्लूजन नंबर 3 की तरफ। तो फोटो करंट का जो डिपेंडेंसी है ये इंटेंसिटी के साथ हमने देख लिया, ये पोटेंशियल के साथ हमने देख लिया, बचा तीसरा फैक्टर जो कि है फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट लाइट। और इसको कैसे समझेंगे? इस ग्राफ से। ग्राफ को देखो और उसके बाद आप खुद मुझे बताओ कि ये ग्राफ क्या कह रहा है। देखो ग्राफ कह रहा है कि भाई 3 ग्राफ्स प्लॉट किए गए हैं, ठीक है, फॉर 3 डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज, ν1, ν2 एंड ν3। 3 डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज के लिए 3 ग्राफ प्लॉट किए गए हैं। अब आप मुझे बताओ तीनों का फोटो करंट का कैसा सीन है। ध्यान से देखो कि तीनों का जो सैचुरेशन करंट है ना दैट इज जस्ट द सेम, जिससे क्या प्रूव होता है कि सैचुरेशन करंट को फ्रीक्वेंसी की वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, विच एक्चुअली मीन्स दैट फोटो करंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। तो बच्चों देखो ये ना छोटी छोटी जो रिलेशनशिप्स है ना कई बार बड़ी कंफ्यूजिंग होती है याद रखनी, बट लेट मी जस्ट गिव यू अ रिकैप ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है, तो इसका मतलब अभी तक हमने क्या सीखा कि फोटो करंट इंटेंसिटी से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जितना ज़्यादा इंटेंसिटी उतना ज़्यादा फोटो करंट। लेकिन फोटो करंट फ्रीक्वेंसी से इंडिपेंडेंट है, फ्रीक्वेंसी से कोई मतलब नहीं है फोटो करंट को। ठीक है, लेकिन वहीं जब हमने स्टॉपिंग पोटेंशियल की बात की थी तो उसका सीन बिल्कुल उल्टा था। स्टॉपिंग पोटेंशियल फ्रीक्वेंसी पे डिपेंडेंट है लेकिन स्टॉपिंग पोटेंशियल इंटेंसिटी के इंडिपेंडेंट है। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होने का। ठीक है, फिलहाल हम बात कर रहे हैं फोटो करंट की, किसके साथ कंसिडर कर रहे हैं? फ्रीक्वेंसी का क्या फर्क पड़ता है फोटो करंट पे। तो फ्रीक्वेंसी का भैया कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, इसके अलावा हमने ये देखा कि ये जो पूरा जो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन है ना ये होना शुरू ही होता है जब फ्रीक्वेंसी एक पर्टिकुलर वैल्यू तक पहुंचे, राइट? मतलब फ्रीक्वेंसी के एक पर्टिकुलर वैल्यू के नीचे फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन होता ही नहीं है, तो उस वैल्यू को हम कहते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं?
थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके नीचे फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन होगा ही नहीं, ऐसा भी देखा गया। तो अगर हम इस ग्राफ को देखें तो देखो, जो ये प्लॉट किसके किसके बीच में है, स्टॉपिंग पोटेंशियल यानी कि V0 और इधर है फ्रीक्वेंसी यानी कि न्यू। अभी अभी मैंने बताया था कि स्टॉपिंग पोटेंशियल फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है, बट स्टॉपिंग पोटेंशियल इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करता है। लेकिन फोटो करंट इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है और फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। तो अगर स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी का ग्राफ देखो तो आप देखो लीनियर है, मतलब फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा तो स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ेगा। बट देखो फ्रीक्वेंसी यहाँ से बढ़ना शुरू हुआ है, तो ये वाला जो पॉइंट है ना, ये वो पॉइंट है जहाँ से फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन होना शुरू हो रहा है। उससे पहले फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन हो ही नहीं रहा है। तो दिस पॉइंट कॉरेस्पॉन्ड्स टू न्यू नॉट, जिसे हम कहते हैं थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक। तो इसका मतलब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होता है, मिनिमम फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी की वो मिनिमम वैल्यू जिसके नीचे बिलो विच फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन डज नॉट अकर। तो इसे कट ऑफ फ्रीक्वेंसी भी कहा जाता है, एंड इट वैरीज विथ मेटल्स विच अगेन मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस, क्योंकि डिफरेंट मेटल्स का डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन होने की वजह से उनका इलेक्ट्रॉन के साथ जो अट्रैक्शन है वो भी अलग अलग है। तो इसीलिए कौन किस फ्रीक्वेंसी में इलेक्ट्रॉन देने लगेगा, दैट विल वैरी फ्रॉम मेटल टू मेटल, है ना। तो जितने भी एक्सपेरिमेंटल कंक्लूजन के बारे में हमने डिस्कस किया उसका एक क्विक रिकैप, बिकॉज दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो नेट हमने इस पूरे एक्सपेरिमेंट से क्या समझा कि जो फोटो करंट है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इंटेंसिटी के साथ, ठीक है। हमने ये भी सीखा, ये भी जाना बेसिकली कि जो सैचुरेशन करंट होता है दैट इज फाउंड टू बी प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी, ठीक है। मतलब करंट बेसिकली चाहे फोटो करंट हो चाहे सैचुरेशन करंट हो, करंट किसके प्रोपोर्शनल है, इंटेंसिटी के, ठीक है। उसके बाद हमने क्या सीखा, जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी। जहां स्टॉपिंग पोटेंशियल की बात करते हैं तो वो इंटेंसिटी से इंडिपेंडेंट है, ठीक है। स्टॉपिंग पोटेंशियल किस पे डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी पे, ठीक है। फ्रीक्वेंसी की जब हम बात करते हैं तो देयर एग्जिस्ट अ मिनिमम फ्रीक्वेंसी जिसे हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं फॉर एवरी मटेरियल बिलो विच नो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अकर्स, ओके। स्टॉपिंग पोटेंशियल की अगर बात करें तो स्टॉपिंग पोटेंशियल और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेस लीनियरली विथ फ्रीक्वेंसी, ठीक है। ये जो करंट है ना, फोटो करंट, ये इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करता है। और स्टॉपिंग पोटेंशियल यानी कि V0 और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी यानी कि Kmax, ये दोनों ऐसी चीज़ें हैं, क्योंकि ये दोनों आपस में भी लिंक्ड है, राइट। Kmax इज इक्वल टू EV0। ये दोनों ऐसी चीज़ें हैं जो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती हैं और ये इंटेंसिटी के इंडिपेंडेंट है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज एन इंस्टेंटेनियस प्रोसेस, मतलब ये इंस्टेंट पे होता है, मतलब इट इज़ नॉट अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। ये प्रोसेस हमेशा नहीं होते रहता है। जब लाइट ऑफ अ सूटेबल फ्रीक्वेंसी फॉल्स ऑन अ मेटल प्लेट तो इलेक्ट्रॉन एमिट होता है, एंड दैट्स व्हेन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अकर्स, ठीक है। तो ये हमारा ओवरऑल एक्सपेरिमेंटल कंक्लूजन है। अब आगे हमें ये देखना होगा कि क्या इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को वेव थ्योरी ऑफ लाइट एक्सप्लेन कर पाता है। तो बच्चों, इस टाइम तक हमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस और कंक्लूजन्स अच्छे से समझ में आ चुका है ना। अब ऐसे सोचो कि जिस दौरान ये सारे एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन सामने आए, इस टाइम तक लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ये काफ़ी सेटिस्फैक्टरी तरीके से प्रूफ हो चुका था। क्यों? क्योंकि लाइट का जो वेव नेचर है इसके सपोर्ट में कई सारे कॉन्सेप्ट्स काफ़ी सेटिस्फैक्टरीली एक्सप्लेन कर दिए जा चुके थे, जैसे कि इंटरफेरेंस, जैसे कि डिफ्रैक्शन, जैसे कि पोलराइजेशन, और ये सारे ही ये सपोर्ट करते थे, किसको सपोर्ट करते थे, वेव नेचर ऑफ रेडिएशन को सपोर्ट करते थे, ठीक है। तो अब सवाल ये आया, जो कि मैंने इस वीडियो के बिल्कुल शुरुआत में कहा था कि ठीक है, कोई बात नहीं, अगर रेडिएशन एक वेव ही है, अगर रेडिएशन में सिर्फ वेव नेचर है, तो रेडिएशन के साथ होने वाली कोई भी फिनोमेनन को हम वेव थ्योरी ऑफ लाइट से एक्सप्लेन कर पाएंगे, ठीक है। तो अभी अभी हमने एक फिनोमेनन की बात की विच इज़ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो अब हमें ये देखना था कि क्या हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को वेव थ्योरी ऑफ लाइट से एक्सप्लेन कर पाते हैं, ठीक है। ये हमारा एजेंडा है, ठीक है। तो वेव थ्योरी ऑफ लाइट ने बोला कि यार ये जो पूरा जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का जो फिनोमेनन है ना, ये एक इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है ही नहीं। जिस भी मेटल के ऊपर लाइट इंसिडेंट होती है, लाइट गिरती है, उस मेटल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कंटिन्यूअसली लाइट में से एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा होता है,
ठीक है। तो जितना ज़्यादा लाइट की इंटेंसिटी होगी उतना ही ज़्यादा एनर्जी ये लोग एब्जॉर्ब करेगा। तो देखो सबसे ही पहले इन्होंने एक पॉइंट बता दिया कि भाई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है ना ये एक इंस्टेंटेनियस प्रोसेस नहीं है, जो कि सबसे पहला ऐसा पॉइंट था जिसने कॉन्ट्राडिक्ट किया हमारा जो अभी तक का एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस और कंक्लूजन था। दूसरा पॉइंट इन्होंने बोला कि अब चूंकि ऐसा था कि ये जो मेटल सरफेस पे जो इलेक्ट्रॉन्स है ये कंटिन्यूअसली एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहे हैं, इसका ये मतलब हुआ कि जो लाइट इंसिडेंट है उसकी इंटेंसिटी जितनी ज़्यादा, इलेक्ट्रॉन उतना ज़्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, राइट। तो इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन एमिट होगा यानी कि जो फोटो इलेक्ट्रॉन है उनकी जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी ये किस पे डिपेंडेंट होगी, इंटेंसिटी ऑफ लाइट पे, ठीक है। ऐसा वेव थ्योरी ने बोला। बट अगेन अभी तक हमने जो पढ़ा हमारा एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस उसके अकॉर्डिंग जो काइनेटिक एनर्जी मैक्स होती है, जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स होती है, दैट डज नॉट डिपेंड ऑन इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट लाइट, राइट। तो ये दूसरा पॉइंट कॉन्ट्राडिक्ट हो गया। तीसरा पॉइंट, वेव थ्योरी ऑफ लाइट ने बोला कि यार ये जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का कॉन्सेप्ट है ना इसकी तो ज़रूरत ही नहीं है यार। क्यों ज़रूरत नहीं है? ज़रूरत इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पे अगर ध्यान से देखो कि भाई जो इंटेंसिटी है लाइट की, जो लाइट गिर रहा है उसकी इंटेंसिटी अगर बहुत स्ट्रांग हो तो उतने स्ट्रांग इंटेंसिटी से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं मेटल के सरफेस पे वो बहुत हाई एनर्जी गेन कर लेंगे और उसी से वो मेटल के सरफेस को छोड़ के बाहर निकल आएंगे, राइट। क्योंकि वेव थ्योरी का तो यही नज़रिया था। तो इनके अकॉर्डिंग कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का कोई कॉन्सेप्ट चाहिए ही नहीं। तो अगेन ये तीसरा एक और ऐसा पॉइंट था जिसने कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया जो हमारा एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन था उसको, ठीक है। तो इससे क्या प्रूव हुआ? अब भाई ये एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस तो हमें एक्सपेरिमेंटली मिल रहे थे, यानी कि वो सब कुछ हो रहा है, वो सब कुछ सच है, दे आर फैक्ट्स, राइट। इसका एक ही मतलब हुआ कि जो वेव थ्योरी ऑफ लाइट है वो एक्सप्लेन नहीं कर पाई फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन के बेसिक फीचर्स को, और यहीं से आ गया क्या? पार्टिकल थ्योरी ऑफ लाइट। आइंस्टाइन ने कर दिया था धमाका। आइंस्टाइन लेकर आए थे आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। तो आइंस्टाइन ने एक बहुत ही सैटिस्फैक्टरी एक्सप्लेनेशन दी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की यूजिंग समथिंग डिफरेंट, यूजिंग द पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। तो देखो आइंस्टाइन ने क्या कहा, 1905 में एल्बर्ट आइंस्टाइन proposed a radically new picture of electromagnetic radiation to explain photoelectric effect। और वो न्यू पिक्चर क्या थी? न्यू पिक्चर थी पार्टिकल थ्योरी ऑफ लाइट। बिल्कुल एक नया अंदाज, एक नई चीज, एक नई थ्योरी, क्योंकि वेव थ्योरी ऑफ लाइट तो एक्सप्लेन कर नहीं पाई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को। अब आप देखो कितनी ब्यूटीफुली आइंस्टाइन ने पार्टिकल थ्योरी ऑफ लाइट के हेल्प से पूरे के पूरे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन किया, ठीक है। तो पार्टिकल थ्योरी ऑफ लाइट ये कहती थी कि रेडिएशन कंसिस्ट्स ऑफ डिस्क्रीट पार्टिकल्स या फिर डिस्क्रीट यूनिट्स कॉल्ड क्वांटम ऑफ एनर्जी ऑफ रेडिएशन विथ एनर्जी h nu ईच, और इन्हें हम कहते हैं फोटॉन्स। मतलब सिंपल शब्दों में ये थ्योरी ये कहती है कि लाइट जो है ये छोटे छोटे पार्टिकल्स से बने हुए हैं, जिन पार्टिकल्स को हम कहते हैं फोटॉन, और हर एक फोटॉन का एनर्जी होता है h nu। तो ऐसा है कि जब किसी ऑब्जेक्ट में लाइट फॉल कर रही है तो बेसिकली बहुत सारे फोटॉन्स उस पर फॉल कर रहे हैं, हर एक फोटॉन का एनर्जी है h nu, ठीक है, क्लियर है? ओके तो अब देखो आइंस्टाइन ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन कैसे किया। तो अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन कि भाई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या हो रहा था, एक एमीटर था, एक कलेक्टर था, एमीटर पे लाइट फॉल कर रहा था, ठीक है। तो लेट अस से कि एमीटर पे जो लाइट फॉल किया दैट हैज़ एनर्जी h nu, ये मान लेते हैं, ठीक है। अब ये बात बताओ, ये एमीटर से इलेक्ट्रॉन निकलेगा कब? मैंने बताया था इलेक्ट्रॉन को हॉस्टल से निकालना इतना आसान नहीं है। कब निकलेगा इलेक्ट्रॉन? जब आप उसको सफिशिएंट एनर्जी दोगे तभी ही वो निकलेगा वहां से, है ना। तो इसका मतलब है इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो मिनिमम एनर्जी चाहिए उसे हम क्या कहते हैं? वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन को हम डिनोट करते हैं फाई नॉट से। ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी। तो बेसिकली कहानी कुछ यूँ है कि अगर ये जो h nu है, अगर h nu की वैल्यू फाई नॉट से ज़्यादा है, मतलब इलेक्ट्रॉन का जो वर्क फंक्शन है, वर्क फंक्शन मतलब जो मिनिमम एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन को उस मेटल से निकालने के लिए, अगर उस मिनिमम एनर्जी से ज़्यादा है ये h nu, मतलब जो लाइट फॉल कर रहा है उसका एनर्जी अगर उससे ज़्यादा है, तभी ही आपका फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन होगा, तभी ही फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा, क्योंकि तभी ही इलेक्ट्रॉन एमिट होगा, राइट। अगर
एच न्यू की वैल्यू फाई नॉट से कम है तब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा। ये बात तो सबको समझ में आ रही है, राइट? ये दोनों केसेस सबको समझ में आ गया, ठीक है। ओके, अब मैंने बोला कि व्हाट इफ एच न्यू की वैल्यू जो है वो फाई नॉट के बराबर है। इसका मतलब है हमने जितनी एनर्जी दी एग्जैक्टली उतनी ही एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन को चाहिए मेटल से निकलने के लिए। तो भाई ऐसा सिचुएशन कुछ ऐसा हो जाएगा कि भाई इलेक्ट्रॉन मेटल से निकल तो जाएगा बट आगे जाने के लिए अब इलेक्ट्रॉन के पास देयर इज नो एनर्जी, तो अब इलेक्ट्रॉन भाग नहीं पाएगा। यानी कि ऐसे केस में बोलने को तो इलेक्ट्रॉन मेटल से निकल जाएगा बट इलेक्ट्रॉन का जो काइनेटिक एनर्जी होगा दैट विल बी इक्वल टू 0, क्योंकि भाई काइनेटिक एनर्जी होगी कहाँ से, दौड़ेगा कहाँ से, एनर्जी बचा ही नहीं है उसके पास। करेक्ट? तीनों केसेस समझ में आ गया अच्छे से, वेरी इंपॉर्टेंट, तो इसीलिए अच्छे से सुनो और समझो। अब पहले वाले केस पे फिर से फोकस करो कि भाई नहीं, जो एच न्यू था ना, ये जो एनर्जी रेडिएशन ने दी वो ज़्यादा था वर्क फंक्शन से। उस केस में क्या होगा कि ये जो एक्स्ट्रा एनर्जी है ना, मतलब एच न्यू में से फाई नॉट जितना वर्क फंक्शन को ओवरकम करने के लिए चाहिए वो तो कर लिया, बट एच न्यू इज ग्रेटर देन फाई नॉट। इसका मतलब फाई नॉट को ओवर करने के बाद भी थोड़ी एक्स्ट्रा एनर्जी बची है, उसी एक्स्ट्रा एनर्जी से इलेक्ट्रॉन दौड़ेगा, राइट? तो इसका मतलब जो काइनेटिक एनर्जी होगी इलेक्ट्रॉन की दैट विल बी इक्वल टू एच न्यू माइनस फाई नॉट। ये एक सिंपल कहानी है, नथिंग एल्स, एक सिंपल सी कहानी है। यहाँ इलेक्ट्रॉन बैठा है, ये निकल तभी पाएगा जब इसे कम से कम फाई नॉट एनर्जी मिले। आपने इसको एच न्यू एनर्जी दिया, अगर एच न्यू फाई नॉट से कम है तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा ही नहीं, कहानी खत्म। अगर एच न्यू फाई नॉट के बराबर है तो इलेक्ट्रॉन निकल तो जाएगा बट दौड़ नहीं पाएगा, उसकी काइनेटिक एनर्जी 0 होगी। अगर आपने एच न्यू ज्यादा दिया फाई नॉट से तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा भी और दौड़ेगा भी, तो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी भी होगी, राइट? तो इसका मतलब मेरा एक्सप्रेशन क्या होगा, तो मेरा एक्सप्रेशन हो जाएगा कि ये जो काइनेटिक एनर्जी के मैक्स हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, एच न्यू माइनस फाई नॉट। किसी को कोई डाउट, अगर ये इक्वेशन रटोगे तो बहुत बुरा होगा। जितनी कहानी मैंने बताई उस कहानी के ऊपर बेस करके ये इक्वेशन आपके दिमाग में छप जाना चाहिए, ठीक है? इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, जितना तुमने एनर्जी दिया विच इज एच न्यू, उसमें से कुछ तो उसका फाई नॉट तो उसका वर्क फंक्शन ओवरकम करने में चला गया, तो जो बचा हुआ एक्स्ट्रा एनर्जी था उसी एनर्जी से इलेक्ट्रॉन दौड़ेगा, दैट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ठीक है? तो इसको अगर मैं थोड़ा सा और सजा के लिखूं तो ये हो जाएगा एच न्यू इज इक्वल टू फाई नॉट प्लस के मैक्स। और ये क्या है, दिस इज कॉल्ड आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। एंड सबसे मजेदार बात यह है कि आइंस्टाइन के इस फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन के हेल्प से हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के जितने एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस थे वो सारे के सारे प्रूव कर देंगे। तो मेन फंडा ये है कि आपका ये आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन का फंडा होना चाहिए क्रिस्टल क्लियर, तभी जाके आगे की बातें समझ आएंगी। तो चलो बच्चों, अब हम लोग ये देखने वाले हैं कि किस तरीके से आइंस्टाइन ने अपने आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन के हेल्प से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के सारे एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस को प्रूव किया, ठीक है? तो सबसे पहला ऑब्जर्वेशन था फोटो करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट। तो इसे आइंस्टाइन ने कैसे एक्सप्लेन किया, आइंस्टाइन ने बोला इंटेंसिटी अगर ज़्यादा है इंसिडेंट लाइट की, इसका मतलब नंबर ऑफ फोटोन्स उसमें ज़्यादा है। अब नंबर ऑफ फोटोन्स अगर ज़्यादा होंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि जो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे वो भी ज़्यादा होंगे। नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होंगे तो फोटो करंट ज़्यादा होगा, है ना? अब चलते हैं सेकेंड वाले पॉइंट पे, विच टोल्ड कि सैचुरेशन करंट इज फाउंड टू बी प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। अब भाई फोटो करंट अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इंटेंसिटी की, तो जाहिर सी बात है सैचुरेशन करंट भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनली होगा, है ना? तीसरा पॉइंट था देयर एग्जिस्ट्स अ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फॉर एवरी मटेरियल बिलो विच नो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट टेक्स प्लेस। हर मटेरियल के लिए एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी की वैल्यू होती है जिसके नीचे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता ही नहीं है। इसको कैसे एक्सप्लेन किया आइंस्टाइन ने, देखो आइंस्टाइन के थ्योरी के हिसाब से एक वैल्यू होती है एच न्यू, ठीक है? मतलब जितनी एनर्जी की रेडिएशन उस पर गिर रही है मेटल प्लेट पे, अगर इस एच न्यू की वैल्यू फाई नॉट के बराबर हो, फाई नॉट क्या है, मेटल का वर्क फंक्शन, ठीक है? अगर एच न्यू फाई नॉट के एग्जैक्ट बराबर हो तो वैसे केस में क्या होता है, मैंने पहले भी डिस्कस किया था कि इलेक्ट्रॉन मेटल से निकल तो आता है बट उसके पास काइनेटिक एनर्जी होती नहीं है दौड़ने के लिए, है ना?
तो इसका मतलब अगर इस एच न्यू की वैल्यू फाई नॉट से कम हो जाए तो उस केस में क्या होगा, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन होगा ही नहीं। यानी कि न्यू की वैल्यू कम से कम इतनी होनी चाहिए कि एच न्यू बी इज इक्वल टू फाई नॉट, ताकि फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन हो सके। तो इस न्यू को हम न्यू नॉट से डिनोट कर सकते हैं एंड दिस न्यू नॉट इज थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी। क्लियर है? तो इसका मतलब आइंस्टाइन के इक्वेशन को हम एक और तरीके से लिख सकते हैं। यहाँ पे हम फाई नॉट के बदले में एच न्यू नॉट भी लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो इसे हम लिख सकते हैं एच न्यू नॉट प्लस के मैक्स। अगर आप चाहते हो कि भाई आप आइंस्टाइन का इक्वेशन ऐसे लिखो जिसमें थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का टर्म हो, तो आप उसे इस तरीके से भी लिख सकते हो, है ना। तो चलो इसका अगला पॉइंट देखते हैं। फोर्थ पॉइंट कहता है स्टॉपिंग पोटेंशियल इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। मतलब जो स्टॉपिंग पोटेंशियल वी नॉट है, राइट, वी नॉट के बारे में हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि वी नॉट ई वी नॉट इज इक्वल टू क्या होता है, के मैक्स होता है ना। ये हमने पढ़ा था कि भाई जिस टाइम पे जो भी फोटो इलेक्ट्रॉन सबसे ज़्यादा एनर्जेटिक होता है उसका जो मैक्सिमम पॉसिबल एनर्जी है दैट एनर्जी इज कॉरेस्पॉन्डिंग टू द स्टॉपिंग पोटेंशियल। क्योंकि जब स्टॉपिंग पोटेंशियल से ज़्यादा पोटेंशियल हो जाती है तो भैया कोई भी इलेक्ट्रॉन अब कलेक्टर पे पहुंच ही नहीं पाता है ना। तो अब मैथमेटिकली देखो, वी नॉट के मैक्स पे डिपेंडेंट है, के मैक्स किस पे डिपेंडेंट है, फ्रीक्वेंसी पे। तो इसीलिए स्टॉपिंग पोटेंशियल फ्रीक्वेंसी पे डिपेंडेंट होता है, बट इसका इंटेंसिटी से कोई लेना देना नहीं होता है। फिफ्थ पॉइंट, स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड मैक्स काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस लीनियरली विथ फ्रीक्वेंसी। नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये पॉइंट कह रहा था कि जो के मैक्स होता है और जो स्टॉपिंग पोटेंशियल वी नॉट जो होता है और जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के मैक्स होता है, इन दोनों का फ्रीक्वेंसी के साथ जो रिलेशन होता है दैट इज अ लीनियर रिलेशनशिप। मतलब जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा वैसे वैसे स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ेगा। बट ये आइंस्टाइन ने प्रूव कैसे किया, मैथमेटिकली, अपने इक्वेशन से। देखो कैसे किया। अच्छा, ये तो सबको पता था कि ई वी नॉट जो है दैट इज इक्वल टू के मैक्स, ठीक है। अब इसमें आइंस्टाइन ने अपने इक्वेशन के हिसाब से वैल्यूज डाली। उसने क्या किया, उसने कहा कि मैं लिख सकता हूँ कि ई वी नॉट इज इक्वल टू के मैक्स के बदले में मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, के मैक्स के बदले में एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। तो यानी कि मैं लिख सकता हूँ वी नॉट इज इक्वल टू एच बाई ई न्यू माइनस एच न्यू नॉट बाई ई, ठीक है। अब इस इक्वेशन को ध्यान से देखो, क्या ये इक्वेशन y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में नहीं है? और हमें क्या पता है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी जो है दैट इज द इक्वेशन फॉर अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। कोई भी दो क्वांटिटीज के बीच में अगर हम ग्राफ प्लॉट करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर लेट अस सपोज कि हम y एक्सिस में ले लेते हैं v नॉट को, क्योंकि यहाँ पे v नॉट देखो y की जगह पे है और x की जगह पे क्या है, न्यू है। तो फ्रीक्वेंसी को ले लिया y एक्सिस के अबाउट, ठीक है। अगर मुझे ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन मिलता है, इसका मतलब वी नॉट जो है ये फ्रीक्वेंसी से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना। तो देखो वैसा ही कुछ होगा। इसका मतलब इनका जो स्ट्रेट लाइन हमें मिलेगा, स्ट्रेट लाइन का स्लोप हो जाएगा h बाई ई और इसका इंटरसेप्ट हो जाएगा h न्यू नॉट बाई ई। नेगेटिव है, इसका मतलब नेगेटिव इंटरसेप्ट है, विच मीन्स अगर न्यू की वैल्यू 0 होती है तो वी नॉट की वैल्यू कितनी होगी, माइनस एच न्यू नॉट बाई ई। तो न्यू की वैल्यू 0 मतलब वी नॉट की वैल्यू ऐसे नेगेटिव एक्सिस पे होगी, राइट। तो यहाँ से हम एक ऐसा स्ट्रेट लाइन बना सकते हैं। सो बेसिकली ये जो इंटरसेप्ट है दैट इज गिवन बाई एच न्यू नॉट बाई ई और ये जो स्ट्रेट लाइन है इसका स्लोप इज गिवन बाई एच बाई ई, ठीक है। तो इस तरीके से आइंस्टाइन ने देखो कितने बेहतरीन तरीके से उन्होंने प्रूव कर दिया कि भाई हमारा जो इक्वेशन है उसके हेल्प से हमने इस फिफ्थ पॉइंट को भी प्रूव कर दिया। And finally, the last point which said that photoelectric effect is an instantaneous process, which was also true with Einstein's explanation on photoelectric effect. तो आइंस्टाइन के इतने सेटिस्फैक्टरी एक्सप्लेनेशन ऑन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ने बिल्कुल स्टैंप लगा दिया ऑन द पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट और हम सब ने ये मान लिया कि लाइट कंसिस्ट्स ऑफ डिस्क्रीट पार्टिकल्स जिन्हें हम कहते हैं फोटॉन्स। तो बच्चों आइंस्टाइन जी ने ये तो बता दिया कि भाई रेडिएशन में डुअल नेचर है,
बट इसी के साथ साथ फोटोन का पिक्चर भी सामने आया। अब रेडिएशन के अंदर क्या थे, छोटे छोटे पार्टिकल्स जिनका नाम था फोटोन। तो फोटोन के बारे में हमें क्या क्या बातें पता चली? देखो, हमें सबसे पहले तो ये पता चला कि रेडिएशन बिहेव्स एज इफ इट इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स व्हेन इट इंटरैक्ट्स विद मैटर। मतलब रेडिएशन जब मैटर के साथ इंटरैक्ट करता है तो वो जैसे नहीं, वो कहते हैं जब जहाँ हो तब वहाँ के जैसे एडजस्ट हो जाओ, तो कुछ वैसा ही हालत रेडिएशन का है। जब वो मैटर के साथ इंटरैक्ट करता है तो वो खुद भी पार्टिकल नेचर अपना शो करता है, ठीक है। तो उस समय वो ऐसे बिहेव करता है जैसे कि इट इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स कॉल्ड फोटॉन्स। फोटॉन्स की अगर बात करें तो एनर्जी ऑफ ईच फोटॉन इज कंसिडर्ड टू बी h न्यू, जहाँ पे न्यू इज द फ्रीक्वेंसी एंड h इज प्लैंक्स कांस्टेंट। मोमेंटम ऑफ ईच फोटोन की अगर बात करें तो दैट इज इक्वल टू h न्यू बाई c, ठीक है, वेयर c इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट। अगर हम फोटॉन्स की बात करें तो ऑल फोटॉन्स ऑफ अ रेडिएशन ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी हैव सेम एनर्जी एंड मोमेंटम। अगर हम एक पर्टिकुलर रेडिएशन की बात कर रहे हैं तो उस रेडिएशन में जितने भी फोटॉन्स हैं उन सारे फोटॉन्स में सेम एनर्जी और सेम मोमेंटम है। एनर्जी एंड मोमेंटम ऑफ फोटॉन इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट, ठीक है। मतलब ऐसे समझ लो ना, इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी का ना 36 का आंकड़ा है। जो भी चीज़ फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है वो इंटेंसिटी पे नहीं करती, जो इंटेंसिटी पे डिपेंड करती है वो फ्रीक्वेंसी पे नहीं करती है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे हम देख रहे हैं कि एनर्जी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रही है, मोमेंटम फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रही है, तो इसीलिए ये सारी चीज़ें इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करती हैं। फोटॉन्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, इनमें पॉजिटिव या नेगेटिव कोई चार्ज नहीं होता है। इन फोटोन पार्टिकल कोलिजन, जब एक फोटोन एक पार्टिकल से कोलाइड करता है उस समय टोटल एनर्जी इज कंजर्व्ड, एनर्जी कंजर्वेशन ट्रू रहता है। टोटल मोमेंटम इज कंजर्व्ड, मोमेंटम कंजर्वेशन भी ट्रू रहता है। नंबर ऑफ फोटॉन्स में और मे नॉट बी कंजर्व्ड, लेकिन कितने नंबर ऑफ फोटॉन्स कोलिजन से पहले थे और कितने नंबर ऑफ फोटॉन्स कोलिजन के बाद हैं वो भले ही कंजर्व्ड नहीं रह सकते हैं। तो भाई इस पूरे डिस्कशन से फाइनली हम अपने कंक्लूडिंग स्टेटमेंट पर आ पहुंचते हैं कि रेडिएशन जो है इसका डुअल नेचर होता है, इसका डबल रोल होता है। डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन ये वेव की तरह बिहेव करता है, अगेन बेस्ड ऑन द कंडीशन ये पार्टिकल की तरह भी बिहेव करता है। तो भाई इस बात से तो हम कन्विंस्ड हो चुके हैं पूरी तरह कि चाहे रेडिएशन हो या फिर मैटर, दोनों में होता है डुअल नेचर, कभी पार्टिकल तो कभी वेव। तो अभी तक तो हम डिस्कस कर रहे थे रेडिएशन के पार्टिकल नेचर के बारे में। अब हम डिस्कस करेंगे मैटर के वेव नेचर के बारे में, क्योंकि मैटर में पार्टिकल नेचर है वो तो सबको पता ही है कि भाई मैटर के अंदर पार्टिकल्स होते हैं, बट मैटर में वेव नेचर है, पता है? अब है पता, क्योंकि वी आर कन्विंस्ड अबाउट द डुअल नेचर। बट लेट्स टॉक अबाउट डी ब्रॉयज हाइपोथेसिस। तो डी ब्रॉय नाम के एक साइंटिस्ट ने एक हाइपोथेसिस दी कि अगर हमारे पास एक पार्टिकल है जिसका मास m है, जो मूव कर रहा है विद वेलोसिटी v, तो इस पार्टिकल के साथ एसोसिएटेड होगा, दिस पार्टिकल विल बिहेव लाइक अ वेव अंडर सुटेबल कंडीशंस। और ये जो वेव होगा, इस वेव की वेवलेंथ दी जाएगी बाय दिस expression lambda is equal to h by mv. mv is mass into velocity, which is nothing but linear momentum p. So lambda is equal to h by p and this is de Broglie's hypothesis. तो de Broglie ने बोला कि ये जो वेव एसोसिएटेड होता है मैटर के साथ, इसके लिए एक अलग नाम रख दिया गया which is called matter wave. अब यहाँ पर हमारे दिमाग में एक सवाल आ जाता है कि यार मैटर तो हमारे आसपास इतनी सारी चीज़ें हैं, बिकॉज हमें पता है एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास इज मैटर। तो हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें दिख रही है, चाहे ये टेबल है, ये चेयर है, ये फैन है, ये घर है, मैं हूँ, सब कुछ मैटर है, राइट? बट ये जो चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें जो है वेव लाइक प्रॉपर्टी शो तो नहीं करती हैं। हमें तो कुछ ऐसा इनमें वेव लाइक प्रॉपर्टी दिखता नहीं है, राइट? ये सारे पार्टिकल की तरह ही बिहेव करते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि अगर हम डी ब्रॉय के हाइपोथेसिस को थोड़ा ध्यान से देखें तो ये कहता है कि जो मैटर वेव है, राइट, मतलब मैटर से एसोसिएटेड जो वेव है उसका वेवलेंथ हम कैसे देख पाते हैं? लैम्डा इज इक्वल टू h बाई एम वी। मतलब ये जो वेवलेंथ है दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। तो अगर हम मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स की बातें कर रहे हैं, अगर हम बड़े ऑब्जेक्ट्स की बात कर रहे हैं, तो उनका मास ज़्यादा है, उसकी वजह से उनका वेवलेंथ क्या हो जाएगा? बहुत कम। तो यानी कि उनके एसोसिएटेड जो बड़े ऑब्जेक्ट्स हमारे आसपास है, जिनको हम देख पाते हैं, वो बड़े हैं, उनका मास ज़्यादा है, तो उनसे एसोसिएटेड मैटर वेव का जो वेवलेंथ है दैट इज़ सो स्मॉल दैट इट इज़ बियॉन्ड एनी मेजरमेंट। लेकिन वहीं अगर हम सब एटॉमिक डोमेन में चले जाएं, जहाँ पर एकदम छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जो हमें वैसे आमतौर पर दिखते नहीं हैं,
जैसे इलेक्ट्रॉन। तो वैसे केसेस में क्या है, जो लैम्डा की वैल्यू है वो सिग्निफिकेंट होती है, वो मेजरेबल होती है, और वैसे केसेस में जो वेव नेचर है दैट इज ऑल्सो सिग्निफिकेंट। तो बच्चों डी ब्रॉय हाइपोथेसिस जब हम डिस्कस करते हैं तो यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट हमारे सामने आती है, वो ये है कि मैटर वेव्स एसोसिएटेड विद एन इलेक्ट्रॉन कुड बी वेरीफाइड बाय क्रिस्टल डिफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट्स एनालॉगस टू एक्सरे डिफ्रैक्शन। स्टेटमेंट काफ़ी भारी भरकम लगा, लेकिन अगर हम इसे मैथमेटिकली देखेंगे तो बहुत आसान लगेगा। ठीक है, मान लो हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है जिसका चार्ज E है, मास m है, हमने उसे, वो रेस्ट पे था और हमने उसे एक्सेलरेट कराया थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस V। ठीक है, तो अब इस इलेक्ट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो क्या हो जाएगी, जितना वर्क डन इस पे होगा बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट मीन्स EV। काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन को हम लिख सकते हैं हाफ mv², दिस इज इक्वल टू EV। इसे अगर मुझे मोमेंटम के टर्म्स में लिखना हो तो हम क्या लिख सकते हैं, हमें पता है मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। तो m² v² को हम लिख सकते हैं p², तो फिर v² को हम लिख सकते हैं p² बाई m²। ठीक है, ऐसा हम कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1/2 p² बाई m इज इक्वल टू EV। तो यहाँ से मैं लिख सकती हूँ p² इज इक्वल टू 2mEV, और मैं कह सकती हूँ p इज इक्वल टू √2mEV। ठीक है, बट बात किसकी हो रही है, बात हो रही है मैटर वेव्स की। मैटर वेव्स की बात हो रही है, मतलब उसकी वेवलेंथ की बात करेंगे हम। तो चलो वेवलेंथ की बात करेंगे, वेवलेंथ मैटर वेव की अगर हमें बात करनी हो तो बात करनी पड़ेगी डी ब्रॉय हाइपोथेसिस की। सो लैम्डा विल बी इक्वल टू h/p। तो ये हो जाएगा h डिवाइडेड बाई p की जो वैल्यू हमने निकाली थी विच इज़ √2mEV। करेक्ट। अब इसमें बहुत सारे कांस्टेंट्स हैं, H प्लैंक्स कांस्टेंट है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें पता है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन हमें पता है। तो इन सारे कांस्टेंट्स की वैल्यू अगर हम डाल देते हैं तो हमें क्या मिलता है, लैम्डा इज इक्वल टू 1.227 डिवाइडेड बाई √V। ठीक है, इतना नैनोमीटर। अब अगर यहाँ पे हम एक 120 वोल्ट एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल की बात करें, यानी कि V की वैल्यू अगर हम 120 डाल देते हैं तो लैम्डा की जो वैल्यू निकल के आती है दैट इज ऑफ द सेम ऑर्डर एज द स्पेसिंग ऑफ द एटॉमिक प्लेन्स इन अ क्रिस्टल। तो इसीलिए ये कहा गया था कि क्रिस्टल डिफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट्स से ही हम यहाँ पे मैटर वेव्स को वेरीफाई कर सकते हैं, क्योंकि इनकी जो स्पेसिंग है, इनका जो वेवलेंथ है, मैटर वेव से एसोसिएटेड जो वेवलेंथ है और क्रिस्टल में जो एटॉमिक प्लेन्स की स्पेसिंग है, दे आर ऑफ द सेम ऑर्डर। तो चलो बच्चों देखते हैं अगला सवाल। अब अगला सवाल हमने ले लिया है डी ब्रॉय हाइपोथेसिस से। ठीक है, तो ये सवाल कहता है कि अ प्रोटॉन एंड एन इलेक्ट्रॉन हैव सेम डी ब्रॉय वेवलेंथ। ठीक है, मतलब एक प्रोटॉन का जो डी ब्रॉय वेवलेंथ है और एक इलेक्ट्रॉन का जो डी ब्रॉय वेवलेंथ है, दोनों बराबर है। विच ऑफ देम मूव्स फास्ट एंड विच पोजेस मोर काइनेटिक एनर्जी। कि कौन ज़्यादा तेजी से मूव कर रहा है, मतलब किसका वेलोसिटी ज़्यादा है। अब डी ब्रॉय हाइपोथेसिस से हमें पता है लैम्डा इज इक्वल टू h/mv। तो h/mp vp हो जाएगा, मास ऑफ प्रोटॉन इंटू वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन। सिमिलरली इधर हो जाएगा h/me ve। ठीक है, तो अब h तो भाई दोनों तरफ कैंसिल आउट हो गया लेट्स से। तो ये क्या हो जाएगा, अगर मैं ve को इधर लेके आऊँ तो मैं कह सकती हूँ ve/vp विल बी इक्वल टू, इधर आ जाएगा mp/me। ठीक है, अब देखो मास ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में हमें क्या पता है कि मास ऑफ प्रोटॉन इज ग्रेटर देन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब मास ऑफ प्रोटॉन बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन 1। तो इसका मतलब ve/vp, और ve/vp क्या है, mp/me के बराबर है, तो ve/vp इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है, कौन सा बड़ा होगा, ve इज ग्रेटर देन vp, यानी कि कौन ज़्यादा फास्ट मूव करेगा, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा फास्ट मूव करेगा। ठीक है, एक पार्ट तो सॉल्व हो गया। दूसरा पार्ट कह रहा है कि विच पोजेसेस मोर काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी किसकी ज़्यादा होगी। तो अब काइनेटिक एनर्जी की जब बात कर रहे हैं, लेट अस टॉक अबाउट एक पार्टिकल पहले। लेट्स से काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन क्या हो जाएगा, हाफ इंटू मास ऑफ प्रोटॉन इंटू वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन का स्क्वायर, यही हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं mp इंटू वीपी इंटू वीपी।
ठीक है, हम क्या करना चाह रहे हैं, हम काइनेटिक एनर्जी के साथ एक डायरेक्ट रिलेशनशिप निकाल के लाना चाह रहे हैं लैम्डा का। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लैम्डा को लेके आना चाह रही हूँ। लैम्डा होता क्या है, लैम्डा अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉय हाइपोथेसिस इज इक्वल टू H बाई MP VP, ये हो जाएगा लैम्डा P, है ना। तो MP VP के जगह मैं लिख सकती हूँ H बाई लैम्डा P, तो इस यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ H बाई लैम्डा P इंटू VP। ठीक है, मैं ये लिख सकती हूँ। तो यानी कि मैं कह सकती हूँ कि लैम्डा P विल बी इक्वल टू, लैम्डा P को इधर लेके जाते हैं तो ये हो जाएगा H VP डिवाइडेड बाई 2 KP। ठीक है, मैं ऐसा बोल सकती हूँ, बिल्कुल बोल सकती हूँ। सो इन अ सिमिलर वे, सिमिलरली मैं लिख सकती हूँ कि लैम्डा E इज इक्वल टू H VE डिवाइडेड बाई 2 KE, लिख सकती हूँ मैं। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लैम्डा P इज इक्वल टू लैम्डा E, ये दोनों बराबर है, यानी कि H VP डिवाइडेड बाई 2 KP इज इक्वल टू H VE डिवाइडेड बाई 2 KE। H बाई 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हम क्या लिख सकते हैं, KE बाई KP इज इक्वल टू VE बाई VP। अभी अभी हमने क्या देखा, VE बाई VP इज ग्रेटर देन 1, यहाँ पे यही देखा ना हमने, VE बाई VP इज ग्रेटर देन 1। इसका मतलब KE बाई KP, इसका मतलब KE बाई KP विल बी ग्रेटर देन 1, देयरफॉर KE विल बी ग्रेटर देन KP, यानी कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी ग्रेटर देन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन। लर्नो हब एक ऐसा फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आपको मिलते हैं वीडियोस, नोट्स, NCERT सॉल्यूशंस, सैम्पल पेपर्स एंड ऑनलाइन टेस्ट्स एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। इतना ही नहीं, लर्नो हब क्लास 11-12 यूट्यूब चैनल पर चलते हैं फ्री बैचेस फॉर 11th एंड 12th। क्लास 11th के बच्चों के लिए अथर्व बैच मंडे टू फ्राइडे एट 4:30 PM और क्लास 12th के बच्चों के लिए अनंत बैच मंडे टू फ्राइडे एट 6 PM। अगर आप या आपके जान पहचान का कोई तैयारी कर रहा है नीट या JEE का, तो हमारे YouTube चैनल पर है लर्नो हब नीट पे जीत, JEE पे जीत का कंप्लीट कोर्स एब्सोल्युटली फॉर फ्री। इनमें चैप्टर्स की डिटेल्ड एक्सप्लेनेशंस, लाइव क्लासेस, ढेर सारे क्वेश्चंस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिटेल्ड में कवर्ड हैं। और तो और यू कैन आस्क ऑल योर डाउट्स एब्सोल्युटली फॉर फ्री एट आस्क क्वेश्चन सेक्शन ऑफ लर्नो हब। हमारा एंड्रॉयड ऐप भी है। आप 1-on-1 क्लास लेना चाहते हो तो है लर्नो हब स्वयं एट अ वेरी अफोर्डेबल प्राइस। लर्नो हब फ्री है पर बेस्ट है। तो बच्चा पार्टी, इसी के साथ हम आ पहुंचे हैं इस वीडियो के एंड तक और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस पूरे वीडियो को देखने के बाद आपके कॉन्सेप्ट्स हुए होंगे क्रिस्टल क्लियर। और अगर ऐसा हुआ है तो कमेंट्स में जरूर लिखना कि कॉन्सेप्ट हुआ क्रिस्टल क्लियर। मैं आपको जल्दी ही मिलती हूं एक और धमाकेदार वीडियो के साथ बहुत ही जल्द। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय।